Yeah. Following are the balance sheet of holding and subsidiary on March 17. Share capital, shares of 10 each. So 1 lakh shares होगा of 10 each, 10 lakh. P&L, debenture, trade payable, current liability, building machine. Investment in subsidiary 85,000 shares. 85,000 shares out of 1 lakh, so 85%. And minority कितना हो गया? 15%. ठीक है? 1st April 16 मतलब opening balance in P&L. Holding acquired the shares in 1st January. याद रखना हमारा जो ईयर चल रहा है 1/4/16 टू March 17 चल रहा है, उसमें 1/1/17 शेयर्स अक्वायर्ड हो गया, तो 9 मंथ प्री हो गया, ओके, एंड 3 मंथ पोस्ट हो गया. There were abnormal losses. हम चेक सीखेंगे क्या है इसका मीनिंग. Then market value of fixed assets were as follow. Building and machinery, ये नया एडजस्टमेंट है. Depreciation on building machine, ये कनेक्टेड एडजस्टमेंट है. हम फर्स्ट टाइम आज सीखने वाले हैं. Abnormal loss भी फर्स्ट टाइम सीखने वाले हैं. Then 1st February, subsidiary sold goods at cost plus 25% to holding at a sale value of 2 lakh, 60% are unsold. ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, बट आज वापस से रिपीट कर देंगे. Trade receivable of subsidiary include 2 lakh from holding. Trade payable of holding includes 120 due to subsidiary. And 28 March, H remitted 80,000 by check. The same has not been received by subsidiary. Prepare consolidation. ये 7, 8, 9 भी साथ में है. So we are going to learn. आपको फोटो वगैरह निकालना है, पहला 2 पीस में आएगा, एक साथ में नहीं निकाल पाएंगे. फोटो निकालना है तो निकाल लो. क्वेश्चन 5 का फोटो निकालना है तो एक बार निकाल लो. ठीक है, शुरू करें. देखो अभी और कोई बच्चे लोग अभी भी आ रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन मिस ना हो जाए, इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं पहले खाली वर्किंग बना के रखता हूँ, फिर मैं सब समझाएगा कैसे स्टार्ट करना, वो सब भी सिखाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विथ वर्किंग. क्या क्या वर्किंग में लगेगा पता है ना. वर्किंग नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट. चलिए वर्किंग स्टार्ट करो, फिर सम कैसे स्टार्ट करना मैं समझाता हूँ. मैंने सब नहीं समझाया अभी तक. हाँ अभी मैं समझाएगा, एक बार वर्किंग बना लेता हूँ, तब तक जो लेट कवर्स है ना वो आ जाएंगे, तो उनका एक्सप्लेनेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं. नॉर्मली सम पहले समझते थे नॉर्मल केस में, बट ये प्रॉब्लम में अभी जरा वर्किंग करके रखते थे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर वर्किंग नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट, वर्किंग नंबर 3 कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व नहीं है, सो वर्किंग नंबर 3 में अभी हो जाएगा, तो फिर कंसोलिडेटेड P&L. एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है, 4-5 लाइन पकड़ो. ठीक है, फिर वर्किंग नंबर 4 सब्सिडरी कंपनी का P&L अकाउंट, उसकी एनालिसिस करनी है ना हमें. करेक्ट, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. You know, analysis of profit is always based on date of acquisition, जो हमारे प्रॉब्लम में 1117 है. फिर जितना रिजर्व से उतनी पोस्ट कॉलम बनती है, लेकिन प्री कॉलम एक ही बनती है, कंबाइंड, जितने भी रिजर्व है सब मिलकर कंबाइंड एक प्री कॉलम बनती है.
कि 15 लाइन रख देना का। ये हमारी इतनी वर्किंग है, हमने सम शुरू नहीं किया है। एक्चुअल सम नहीं शुरू किया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वर्किंग करने वाले हैं हम लोग सम के अंदर। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर हमारी मेन बैलेंस शीट पर आते हैं। कि अभी सम स्टार्ट कर दें, चलो हम बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट किसकी है? बैलेंस शीट है हमारी एच लिमिटेड ग्रुप की। कब की है ये? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ठीक है, नॉर्मली मैं वर्किंग पहले करता था सब एडजस्टमेंट समझाने की, बट क्या है कोई कोई स्टूडेंट लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उनका एक्सप्लेनेशन न मिस हो जाए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात सिखानी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप चाहे तो अपना पेज फोल्ड कर दो बैलेंस शीट बनाने के लिए, हाफ पेज में बैलेंस शीट बनाओ एंड राइट साइड हाफ पेज में नोट्स टू अकाउंट बनाओ, वो इजी। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली वर्किंग नंबर 2 से मिलेगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर ऐसा है, लाइन छोड़ देता हूँ ना, एंड करंट लायबिलिटी। ये हम लोग टोटल करेंगे। फिर नॉन करंट असेट बैलेंस शीट में, ओके। नॉन करंट असेट्स में क्या है? पीपीई, इसकी भी नोट्स बनेगी क्योंकि बिल्डिंग है, मशीन है, इसकी भी नोट्स बनेगी। ठीक है, पीपीई लिखने के पहले टेंजिबल वर्ड लिखो। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उसमें हम लोग गुडविल लिखेंगे। फिर करंट असेट्स में जो भी पेपर में है जैसे जैसे आएंगे हम लिखते जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स बनेगी है बहुत सारी, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनेगी। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट बना दे, वो भी ज़्यादा बनेगी, ये प्रॉब्लम है।
नॉट्स टू अकाउंट भी ज़्यादा है, अभी जैसे जैसे आएगी मैं बनाते जाएगा। पहले से लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कितना है पता नहीं है, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप मालूम है। मुझे लगता है शेयर्स ऑफ 10 ही चाहिए, वो आई के लिखेगा। फिर नोट नंबर 2 में होगा रिजर्व सरप्लस, उसमें होता है कंसोलिडेटेड जीआर जो मेरे प्रॉब्लम में नहीं है। फिर होता है कंसोलिडेटेड पीएनएल जो है हमारे प्रॉब्लम में, वर्किंग नंबर 3 में। फिर कैपिटल रिजर्व वगैरह है तो आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम सम समझना स्टार्ट करते हैं। मैंने सम अभी तक समझाया नहीं है। देखो नॉट्स टू अकाउंट्स और आगे बढ़ेगा, बैलेंस शीट भी आगे बढ़ेगा। हाँ देखो इतनी लाइन हमने ड्रॉ किया, फटाफट लाइन ड्रॉ कर दो, अभी हम सम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट अस स्टार्ट द सम। चलिए क्या हम सम शुरू करें? इफ यू आर रेडी लेट मी नो। अब रेडी है तो आप लिखो चैट में, हम लोग सम शुरू करेंगे। अब रेडी है तो आप लिखो चैट में, हम लोग सम शुरू करेंगे। ठीक है, रेडी है। 23 स्टूडेंट मेरे साथ में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, अब सुनना, मैंने क्वेश्चन रीड किया था पहले, राइट? हम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया था। क्या रीड किया था कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी है, ठीक है, शेयर्स ऑफ 10 ईच है, 1 लाख शेयर्स है एंड 85,000 शेयर्स परचेस किया है। तो आप भी लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1 क्या कि एच लिमिटेड, कौन सी डेट है वो, डेट भी क्या थी, 1 जनवरी 17। ठीक है, सो आप भी लिखना स्टार्ट करो। कहाँ भी है, मैं आपकी नोटबुक में जहाँ जगह है कि ऑन 1/1/17 एच लिमिटेड अक्वायर्ड कितना, 85,000 शेयर्स आउट ऑफ सब्सिडरी का 1 लाख शेयर्स, दैट इज 85%। एंड माइनॉरिटी का बचा हुआ कितना होगा, 15%। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। So on 1/1/17 H Limited acquired 85,000 shares out of 1 lakh shares, that is 85%, and minority obviously 15%। आगे चलता हूँ। फिर हमने क्वेश्चन रीड किया। ओके, अब सुनना सम स्टार्ट कैसे करने का। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन आपको अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड, ये एडजस्टमेंट छोड़ देना है, क्योंकि वो जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे ना तब पीएनएल अप्रोप्रिएशन जनरलिज्म में लिखेंगे। आई रिपीट, अबनॉर्मल लॉस,
अबनॉर्मल गेन, डिविडेंड की एडजस्टमेंट छोड़ देना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, वो छोड़ के बाकी की सब एडजस्टमेंट की वर्किंग तैयार करके रखनी है हमको। ओके, सो ये ओपनिंग बैलेंस है 632, ठीक है। होल्डिंग अक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 जनवरी, वो भी ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी, बी वेरी केयरफुल। सो प्री पोस्ट में बहुत काम का आएगा, क्योंकि मेरा ईयर जो चल रहा है 1416 टू मार्च 17 चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन 1117 है, दैट मीन्स 9 मंथ प्री हुआ, एंड ओनली जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ पोस्ट हुआ। ओके, अरे यार 1 मिनट, कंप्यूटर बंद हो जाए उसके पहले 1 मिनट। 9 मंथ प्री हुआ, 3 मंथ पोस्ट हुआ, इज दैट पॉइंट क्लियर? आगे चलता हूं, ये तो सिंपल था। 9 आपको लिखना है, ये भी लिखना है तो लिख दो, डायग्राम बना दो। 1416 टू 1117 9 मंथ प्री डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड 1117 टू 31 मार्च 17 पोस्ट 3 मंथ। आपको लिखना है तो ये लिख डालो ना, ये वाला पार्ट भी लिख डालो, कोई नुकसान नहीं है, लिख डालो ना, उसमें क्या हो गया। लिख लिया, चले आगे, नुकसान थोड़ी है, आगे चलो। उसके बाद है अबनॉर्मल लॉस, मैंने बोला ना अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन हम लास्ट में करेंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, भूल जाओ। एडजस्टमेंट 4-5 नया है, पहली बार आज करने वाले हैं। कुछ फिक्स असेट्स के बारे में, रिवैल्यूएशन के बारे में, ये मैं आज समझाने वाला हूँ, यही तो हमारा एजेंडा है। और 6th इंटर कंपनी स्टॉक का है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आज वापस पढ़ाने वाला हूँ। 7, 8, 9 इंटर कंपनी डेप्ट का है, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आज वापस पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करें, कुछ बातें समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं है, बट क्योंकि मैं पूरा चैप्टर वापस से सिखा रहा हूँ, सब एडजस्टमेंट वापस से सिखा रहा हूँ, तो लेट अस स्टार्ट। लिखना बंद, कल जो मैंने सिखाया था वापस सिखा रहा हूँ। क्या क्या सिखाया था कल जो आज मैं वापस सिखा रहा हूँ? आंसर, इंटर कंपनी, आप लिखना मत, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, मैं वापस से सिखा रहा हूँ। सो मेनी ए टाइम होल्डिंग कंपनी सेल्स गुड्स टू सब्सिडरी, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को बेचते हैं, उसे डाउन, पेरेंट टू चाइल्ड, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बट वैसे डाउनस्ट्रीम वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है मेरे को, ठीक है। सो सपोज होल्डिंग ने मार्केट से 1 लाख का गुड्स परचेस किया और सब्सिडरी को 1,50,000 में बेचा, दैट मीन्स होल्डिंग ने 50,000 प्रॉफिट अर्न किया, 1 लाख का परचेस करके 1 लाख सेल का 1,50,000 को सब्सिडरी को बेचा। The goods are unsold with subsidiary. The goods are unsold with subsidiary. ठीक है, तो सब्सिडरी जब बाद में एस लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएगी, वो बोलेगी मेरे पास इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि अनसोल्ड है 1,50,000, ये एस कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। फिर कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी, सीबीएस कंबाइंड बैलेंस शीट भी तो बनेगा, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा, यू नो। जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी के पास है वो अपना स्टॉक बताएगा और सब्सिडरी अपना स्टॉक बताएगा। अब सब्सिडरी ने तो 150 में परचेस किया है, वो तो 150 ही लिखेगा। अब ये बैलेंस शीट तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट ऑडिटर के पास है, तब तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट ऑडिटर इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी सेम पर्सन हो गया है, वन एंड द सेम पर्सन हो गया है। तो तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट ऑडिटर बोलते हैं दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड,
रियल कॉस्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज ओनली 1 लाख विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग कंपनी, एंड वही स्टॉक सब्सिडरी की मदद से बैलेंस शीट में 150 में आ रहा है। बोलता है दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 50,000 एंड दैट 50,000 वाज नथिंग बट द प्रॉफिट चार्ज बाय होल्डिंग कंपनी व्हाइल सेलिंग गुड्स टू सब्सिडरी। सो आपके हिसाब से द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 50,000, स्टॉक को डाउन करो, डाउन बाय पासिंग विच एंट्री, स्टॉक को रिड्यूस करो, प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक। अब क्वेश्चन है ये एंट्री करेगा कौन? तो आंसर जिसने प्रॉफिट कमाया होता है। होल्डिंग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंट्री करना होता है। पोस्टिंग कैसे होगी? ऑब्वियसली स्टॉक को डाउन करना है ना, सो आई से लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 150 में से 50,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, सो आउटर कॉलम में अल्टीमेटली 1 लाख लिखेंगे, ये 150 की जगह पर अभी ऑडिटर साइन करेगा। एंड क्योंकि होल्डिंग कंपनी को करना है, ये 50,000 होल्डिंग कंपनी के पीएनएल में आ जाएगा। होल्डिंग कंपनी का पीएनएल कंसोलिडेटेड पीएनएल होता है। ओवर, एडजस्टमेंट खत्म। क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा था, उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। आई रिपीट, होल्डिंग ने 1 लाख का गुड्स परचेस किया था, 50,000 को डिपार्टमेंटल अकाउंट में भी ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं सेम। एचएनएस डिपार्टमेंट 150 को सब्सिडरी को बेचा है, द गुड्स आर अनसोल्ड विद सब्सिडरी। सो सब्सिडरी जब एंड में अपनी बैलेंस शीट बनाएगी 150 लिखेगा, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग अपना स्टॉक बताएगा, सब्सिडरी अपना स्टॉक बताता है। बैलेंस शीट ऑडिटर के पास जाता है, वो ऑब्जेक्शन उठाता है। उसका कहना है कि अभी तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंबाइंड बैलेंस शीट कंसोलिडेशन में तो एक ही बन गया है। सो ऑडिटर का कहना है दिस 150 इज ओवर वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 विच वॉज नथिंग बट द, इसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड है। सो हमको ये प्रॉफिट को डाउन करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा बाय पासिंग द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक। स्टॉक से माइनस हो जाएगा, ऑडिटर साइन कर देगा और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। कौन करता है ये एंट्री? होल्डिंग के व्यू पॉइंट या सब्सिडरी के व्यू पॉइंट? आंसर, जो आदमी गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाता है उसके व्यू पॉइंट, सो होल्डिंग के व्यू पॉइंट। ओवर, अल्टीमेटली होल्डिंग अपना कंसोलिडेटेड पीएनएल में पोस्टिंग करेंगे। सपोज सब कुछ सेम, हाँ सब कुछ सेम, बट holding has already sold 40% stock and only 60% is in stock। तो क्या करें? तो देखो अमाउंट चेंज हो जाएगा। सब्सिडरी के पास जो गुड्स बचा है वो ओनली 60% है। क्या बोला? सब्सिडरी के पास जो गुड्स बचा है वो ओनली 60% है, क्योंकि 40% सब्सिडरी ने बेच दिया है। तो 60% ऑफ 150 90, 60% ऑफ 150 इज 90,000। उतना स्टॉक बचा है, 40 तो बेच दिया। तो याद रखना, जो स्टॉक बचा हुआ है उसी के अंदर प्रॉफिट होता है, वही अनरियलाइज्ड है, और उतना ही प्रॉफिट को मुझे कंसोलिडेशन में एलिमिनेट करना है। समझ में आया? सो ओनली 60% स्टॉक में 150 का 60% 90 है। अब बताओ, होल्डिंग अपना स्टॉक देगा एंडिंग में कंसोलिडेशन में, सब्सिडरी अपना स्टॉक बताएगा। सब्सिडरी बोलता है मेरे पास 90,000 का स्टॉक है, तो उसी के अंदर का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पता है ना, पूरा प्रॉफिट 50,000 था, 60% 30,000 स्टॉक में है, तो उतना ही प्रॉफिट मुझे एलिमिनेट करना है। जो स्टॉक होता है उसके अंदर जितना प्रॉफिट बचा है उतना ही एलिमिनेट होगा। जो स्टॉक बचा है उसी के अंदर जितना प्रॉफिट है उतना ही एलिमिनेट होगा। ओके, ओवर, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ ऑपोजिट में भी यही ट्रीटमेंट रहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑपोजिट? ऑपोजिट मीन्स सपोज सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा है तो भी ट्रीटमेंट तो यही रहेगी। सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है, चाइल्ड सेल्स गुड्स टू पेरेंट, तो उसे अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बट वैसे मीनिंग हैज नो, आई मीन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वर्ड का कोई मतलब नहीं। सपोज सब्सिडरी ने 1 लाख का कॉस्ट मार्केट से परचेस किया है, 50,000 का प्रॉफिट लोड करके होल्डिंग को बेचा है, गुड्स आर अनसोल्ड विथ होल्डिंग, गुड्स आर अनसोल्ड विथ होल्डिंग। तो बाद में होल्डिंग की जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, तब होल्डिंग बोलता है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 का। बाद में पता है ना, हम कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं, बाद में हम कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे तब होल्डिंग
सब्सिडरी अपना अपना स्टॉक देता है, होल्डिंग बोलता है मेरे पास 150 का स्टॉक है। कंबाइंड बैलेंस शीट में होल्डिंग एंड सब्सिडरी एक ही आदमी हो गया, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्योंकि ये 150 के अंदर 50 का प्रॉफिट है, एलिमिनेट करो बाय पासिंग द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक। तो ऑब्वियसली स्टॉक से लेस हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन है किसके व्यू पॉइंट से एंट्री करने का, जिसने गुड्स बेचा है, जिसने प्रॉफिट कमाया है, उसके व्यू पॉइंट से, पीएनएल टू स्टॉक। तो सब्सिडरी के व्यू पॉइंट से करना है तो प्रॉफिट है ना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जब करेंगे ना तब देखेंगे इसकी पोस्टिंग पीएनएल की कहाँ आती है। हाँ, स्टॉक से तो लेस कर देंगे, स्टॉक से लेस कर देंगे, लेकिन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के टाइम पर देखेंगे इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ये एओपी में होता है। ठीक है, तो ये हमने इतना सीख लिया, ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, आज वापस से भी सीख लिया। चले, लास्ट वीडियो में सीखा था इतना, आज सीख लिया। अब ये एडजस्टमेंट हमारे प्रॉब्लम में कर दे क्या? हाँ, चलिए देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी है, देखिए ना, एडजस्टमेंट नंबर 6। ऑन 1st February subsidiary sold goods at cost plus 25% at a sale value of 2 lakh and 60% of goods are unsold with holding. So cost plus 25%, so 25 प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 25 सब्सिडरी का प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल। याद रखना, सब्सिडरी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्लस 25% मीन्स प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट। याद है ना, सेल में डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है, याद है, सेल में डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो 1st February सब्सिडरी ने गुड्स बेचा है 2 लाख में, 60% अनसोल्ड विथ होल्डिंग। लिखो, तुम भी लिखना स्टार्ट करो, ये एडजस्टमेंट नंबर 6 है, एडजस्टमेंट नंबर 6। ओके, सबसे पहला एस लिमिटेड टू एच लिमिटेड, ठीक है, 2 लाख में सेल प्राइस है, और एस का प्रॉफिट कितना है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। नाउ अनसोल्ड स्टॉक विथ होल्डिंग कितना है, 60%। उसके अंदर सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है, टू दैट एक्सटेंट स्टॉक विल बी ओवर वैल्यूड। सब्सिडरी ने जो बेचा है वो कॉस्ट प्लस 25% था, 1/5 ऑफ, सो 2 लाख सब्सिडरी की सेल प्राइस है, 2 लाख सब्सिडरी की सेल प्राइस है। ओके, 1,20,000 का स्टॉक पड़ा है, तो आपकी जो एंट्री होगी, आपकी जो एंट्री है, सब्सिडरी को जो एंट्री करना है ना, एस लिमिटेड को प्रॉफिट की एंट्री करना है, वो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक। पता है प्रॉफिट एंड लॉस कब काम आएगा, क्योंकि सब्सिडरी के लिए है तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के टाइम पर काम आएगा, एंड लेस फ्रॉम स्टॉक। कितने लोग को ये समझ में आया, एस वर्ड टाइप करो, ये एंट्री सब्सिडरी के व्यू पॉइंट से करना है, समझ में आया तो एस वर्ड टाइप करिए। ओ 23 स्टूडेंट को समझ में आया, अच्छी बात है। देखो वापस से एक बार, सब्सिडरी ने होल्डिंग को 2 लाख का गुड्स बेचा है, उसमें से ओनली 60% होल्डिंग के पास स्टॉक में है 120, वो 120 के अंदर सब्सिडरी का प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्योंकि उसने बेचा है। सब्सिडरी का प्रॉफिट मार्जिन 1/4 ऑफ कॉस्ट, आई मीन 1/5 ऑफ सेल है, तो 120 में बेचा था, 1/5 ऑफ 120 24 है। कौन एंट्री करता है, द वन हु मेक्स प्रॉफिट एंड सेल्स गुड्स, वो एंट्री करता है सब्सिडरी के व्यू पॉइंट से। प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक, स्टॉक से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में, लेस फ्रॉम स्टॉक, ये कहाँ करेंगे, लेस फ्रॉम स्टॉक इन बैलेंस शीट। और पीएनएल डेबिट क्योंकि सब्सिडरी का है तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6 थी।
ये हमने कल भी देखा था, आज मैंने एक रिपीट कर दिया है। ओवर, आगे चले, आगे सिखाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट सिखाता हूँ, ठीक है। ओके, वी गो फर्दर। चलिए मैं जनरल एग्जांपल कुछ सिखाता हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। एवरीथिंग आई टीच ट्वाइस, तो आज मैं सेकंड टाइम सिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आएगा वापस से तब नहीं सिखाएगा। अब मैं सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट इंटर कंपनी डेब्ट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा, चैलेंजिंग एंड इम्पोर्टेंट है। कोई भी लेक्चर आप मिस करते तो हमेशा वीडियो से कवर अप कर देना चाहिए। डोंट डिले, डिले हो गया तो गया। इंटर कंपनी डेब्ट, देखो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। आप जानते हैं कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी in their individual capacity are buying and selling of goods to each other. They are purchaser and seller of each other, debtor and creditor of each other. तो मैं H लिमिटेड की बैलेंस शीट देखता हूँ, तो H लिमिटेड एग्जाम्पल के तौर पर has sold goods to subsidiary, और H के जितने भी डेटर है, one of the debtor is S. H बोलता है ओ सब्सिडरी, मुझे तेरे पास से 1 लाख रुपीस लेना है। सेम वे सब्सिडरी की बैलेंस शीट में देखता हूं, सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखता हूं, उसके पास बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, बट वन ऑफ द क्रेडिटर इज होल्डिंग 1 लाख। इन शॉर्ट, in their individual capacity, holding has to get from subsidiary 1 lakh, subsidiary has to pay 1 lakh to holding. अब आता है हमारी कंबाइंड बैलेंस शीट। कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में होल्डिंग सब्सिडियरी एक ही आदमी हो गया है, याद रखना, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी सेम पर्सन। बैलेंस शीट में होल्डिंग अपना डेटर्स बताता है, सब्सिडियरी अपना डेटर्स बताते हैं, दोनों अपना अपना डेटर्स बताते हैं, बट होल्डिंग के डेटर्स के अंदर इंक्लूड सब्सिडियरी 1 लाख, ठीक है। सेम वे दोनों अपना अपना क्रेडिटर्स बताते हैं, होल्डिंग अपना क्रेडिटर्स बताएगा, सब्सिडियरी अपना क्रेडिटर्स बताएगा, लेकिन सब्सिडियरी का जितना क्रेडिटर है इंक्लूड्स होल्डिंग 1 लाख। ये बैलेंस शीट आपके पास आती है, ऑडिट करो, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जितना भी डेटर्स है उसमें एस लिमिटेड 1 लाख है, मतलब हम ही लोग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी एक ही आदमी है, मुझे हमारे से ही 1 लाख लेना है। सेम वे जितना भी क्रेडिटर है उसमें से होल्डिंग 1 लाख है, हमको अपने आप को ही पे करना है, अपने से लेना है, अपने को पे करना है। तो बताओ मैं क्या एंट्री करूं, क्या एडजस्टमेंट करूं, व्हाट शुड आई डू? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि आज दूसरी बार बता रहा हूं, मैं आपको बोलने का मौका नहीं देगा, मैं खुद ही आंसर दे देगा। आंसर आप सही सोच रहे, खाली सोचो, मुझे अपने आप से 1 लाख लेना है, अपने आप को पे करना है। सो द बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, जितना भी डेटर्स है उसमें से 1 लाख कैंसिल कर दो, सो दैट ओनली बाहर वाला डेटर्स बचेगा। सेम वे जितना भी क्रेडिटर है उसमें से इंटर कंपनी 1 लाख कैंसिल कर दो, ओनली आउटसाइड क्रेडिटर्स विल बी लेफ्ट, ओनली आउटसाइड क्रेडिटर्स विल बी लेफ्ट। समझ ये है कि डेटर से 1 लाख माइनस कर दो, क्रेडिटर से 1 लाख माइनस करो। डेटर से 1 लाख माइनस करना मतलब नोइंगली और अननोइंगली एंट्री क्या किया पता है, 2 डेटर्स। क्रेडिटर से 1 लाख माइनस करना मतलब सेम वे बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, डेटर्स की जगह पर बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, क्रेडिटर की जगह पर बिल्स पेएबल होगा, तो भी मीनिंग वही बनेगा, बीपी टू बीआर। क्लियर? कोई स्टूडेंट पूछता है सर ये तो होल्डिंग हैज टू गेट मनी फ्रॉम सब्सिडियरी, यदि सब्सिडियरी हैज टू गेट फ्रॉम होल्डिंग तो क्या होगा, तो भी मीनिंग वही बनेगा। सब्सिडियरी हैज टू गेट फ्रॉम होल्डिंग तो भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो ना, ये भाई होल्डिंग की बैलेंस शीट है, सब्सिडियरी की बैलेंस शीट है, सब्सिडियरी का डेटर्स इंक्लूड 1 लाख टू होल्डिंग एंड होल्डिंग का क्रेडिटर्स इंक्लूड 1 लाख टू सब्सिडियरी, ठीक है, कोई वांदा नहीं। अब जब कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तब पता है होल्डिंग अपना डेटर्स देता है, सब्सिडियरी अपना डेटर्स देते हैं,
सेम वे होल्डिंग अपना क्रेडिटर्स देगा, सब्सिडरी अपना क्रेडिटर्स देगा। तो सब्सिडरी का जो डेटर्स है उसके अंदर होल्डिंग 1 लाख है। सेम वे होल्डिंग के जो क्रेडिटर है उसके अंदर सब्सिडरी 1 लाख है। आंसर भी सेम ही है कि डेटा क्रेडिटर में 1 लाख मुझे अपने आप से ही लेना है और पे करना है। क्या करना होगा? 1 लाख दोनों साइड से कैंसिल करना होगा, सो दैट ओनली आउटसाइड डेटर्स एंड आउटसाइड क्रेडिटर्स बचेंगे। कैंसिलेशन एंट्री वही होता है, डेटर्स को कैंसिल करना है टू डेटर्स, क्रेडिटर में से आउट करना है क्रेडिटर्स डेबिट। ठीक है, so whether holding has to pay subsidiary, holding has to get from subsidiary, cancellation entry एक ही होती है, over। नेक्स्ट पॉइंट, आगे जाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सुनना, सब आगे नया एग्जांपल, सब्सिडरी हैज टू गेट 1 लाख फ्रॉम होल्डिंग। ठीक है, बट होल्डिंग की बैलेंस शीट चेक करता हूं तो उसके अंदर मनी पेएबल टू सब्सिडियरी ओनली 80 दिखता है। ऐसे कैसे हो गया? ओनली 80 दिखता है। आई रिपीट, subsidiary says, oh holding, I have to get 1 lakh from you, you are my data. But holding का क्रेडिटर क्या बोलता है पता है? No, I have to give you 80,000 only। और ये मार्च की बैलेंस शीट है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी बोलता है नहीं मुझे 1 लाख लेना, ऑपोजिट बोलता है नहीं आई तो 80 ओनली आई हैव टू पे। आंसर बहुत सिंपल है। हो सकता है कि इनिशियली 1 लाख दोनों बाजू लेना और पे करना था, बट जस्ट 2 days और 1 day पहले सब्सिडियरी ने होल्डिंग को 20,000 कैश दे दिया है, बट वो पैसा सब्सिडरी को मिला नहीं है, वो ऑन द वे है, ट्रांजिट में हो सकता है। या तो सब्सिडरी को होल्डिंग ने 20,000 का गुड्स रिटर्न किया है, वो गुड्स ट्रांजिट में है। सो जब भी ऐसा डिफरेंस होता है वो या तो कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट होता है। हम लोग एग्जाम व्यू पॉइंट कैश इन ट्रांजिट मानेंगे अनलेस क्वेश्चन सेज इट्स गुड्स इन ट्रांजिट। अब कैंसिल कितना करूं? आंसर बहुत सिंपल है। आंसर बहुत सिंपल है, देखो कितना कैंसिल करो। ये डेटर्स के अंदर सब्सिडरी बोलता होल्डिंग आपसे मुझे 1 लाख लेना है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी तो एक ही आदमी है, सो 1 लाख डेटर्स से आउट कर दो ताकि ओनली आउटसाइडर बचे। सेम वे टोटल क्रेडिटर्स में से 80 पेएबल है, तो क्रेडिटर्स से 80 आउट कर दो। अरे यार ये क्या हो गया? अरे यार ये क्या हो गया? फ्री अप स्टोरेज नहीं करना है मेरे को भाई। ओके, क्रेडिटर्स से 80 आउट कर दो, ओनली आउटसाइडर्स बचेंगे। ठीक है, सो जिसमें जितना इंक्लूड है उतना आउट करो। डेटर्स में 1 लाख इंक्लूड है, आउट कर दो। क्रेडिटर में 80 इंक्लूडेड, आउट करो। लेकिन दुनिया इधर से इधर हो जाए, डेबिट क्रेडिट तो टैली होना चाहिए ना। तो याद करो जब भी डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होता है, मैंने क्या बोला था? कैश इन ट्रांजिट। सो कंसोलिडेशन में पोस्टिंग कैसे होगी? क्रेडिटर से 80 आउट करना, कैश इन ट्रांजिट असेट में 20 बताना, डेटर्स 1 लाख। ठीक है, तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारे को दिया गया है। लुक एट योर लास्ट 3 एडजस्टमेंट। आप अपनी लास्ट 3 एडजस्टमेंट देखो, देखो क्या लिखा है ध्यान से। लास्ट 3 एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल माने डेटर्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड 2 लाख ड्यू फ्रॉम होल्डिंग। सो आपको डेटर्स से 2 लाख आउट कर दो। डेटर्स में अपनी ही दूसरी कंपनी इंक्लूडेड है 2 लाख, एंड क्रेडिटर ट्रेड पेएबल इंक्लूड्स ओनली 1,20,000 ड्यू टू होल्डिंग। सो क्रेडिटर्स के अंदर 120 है। तो आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है। रिपीट, ट्रेड रिसीवेबल माने डेटर्स इंक्लूड 2 लाख फ्रॉम होल्डिंग। डेटर्स कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो एंड क्रेडिटर कैंसिल करने के लिए डेबिट करो।
डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होता है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, कैश इन ट्रांजिट। और सेम बात आपको 9th एडजस्टमेंट बताया है कि ऑन 29 मार्च होल्डिंग had remitted 80 by check but that was not received by subsidiary। ये लाइन नहीं भी है तो भी उसका मीनिंग वही है, ठीक है। तो 7, 8, 9 मिलकर एंट्री कर दो, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स डिफरेंस कैश इन ट्रांजिट, एडजस्टमेंट नंबर 7, 8, 9, एडजस्टमेंट नंबर 7, 8, 9 साथ में कर दो, एडजस्टमेंट नंबर 7, 8 and 9, क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेएबल टू डेटर्स, और डिफरेंस क्या लिखने का था, कैश इन ट्रांजिट। ओके, एडजस्टमेंट 7, 8, 9, एडजस्टमेंट नंबर 7, 8, 9, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम डेटर्स बैलेंस शीट में, और कैश इन ट्रांजिट कैश के अंदर आ जाएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स लेस फ्रॉम क्रेडिटर कंबाइंड बैलेंस शीट में, लेस फ्रॉम डेटर एंड कैश इन ट्रांजिट आ जाएगा। In fact, this adjustment were explained in the last video. ठीक है, Anyone stock का adjustments were explained in last video। अब वापस आएगा तो मैं नहीं समझाएगा। चलिए, अब जो मैंने आज का जो सम लेना है और जो एडजस्टमेंट मुझे समझाना है उसके पर अभी चलता हूं। एंड वो ये है एडजस्टमेंट 4, 5। अब चलो एडजस्टमेंट 4 and 5 क्या है वो समझते हैं। पहले सुनना मेरी बात। मेनी अ टाइम जो एडजस्टमेंट समझ रहे हैं उसका थीम है रीवैल्यूएशन। Many a time when holding acquires the subsidiary, that time holding revalue the assets and liabilities of subsidiary। उनको लगता है सब्सिडरी की लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह ट्रू वैल्यू पर नहीं है। आई रिपीट, whenever holding acquired the subsidiary they would like to do revaluation of assets and liability, but unfortunately सब्सिडरी की जो स्टैंडअलोन बुक है उसमें ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। आई रिपीट अगेन कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन holding would like to revalue assets at its true value, fair value। होल्डिंग को लगता है कि उनकी लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह है सब्सिडरी की किताब में सही वैल्यू पर नहीं है, सो दे वुड लाइक टू रीवैल्यू, बट अनफॉर्चुनेटली वो रीवैल्यूड फिगर सब्सिडरी की किताब में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, उन्होंने कोई अपनी बुक्स में चेंज नहीं किया है। तो आज पहली बार हम वो एडजस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, हमने डेट ऑफ एक्विजिशन 11/17 है, जस्ट एक एग्जांपल। उस दिन सब्सिडरी कंपनी की लैंड बिल्डिंग से 2 लाख पर है, ये समझने के लिए, और नया मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से 10 लाख है। ओल्ड वैल्यू ओनली 2 लाख है, जो सब्सिडरी की बुक में नया वैल्यू 10 लाख है। तो मुझे ओल्ड वैल्यू से रीवैल्यू करके 10 लाख ले आना है। तो पता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मुझे बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख से इंक्रीज करनी है, बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। मुझे सब्सिडरी की लैंड बिल्डिंग की वैल्यू चेंज करना है बाय पासिंग द एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। सो बताइए, ये रीवैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या क्या फिगर लगेगा? आप चैट में लिखो, फिगर मतलब क्या क्या लगेगा, व्हाट डू यू रिक्वायर, चैट में लिखो जरा, मैं देखता हूं।
बताओ मुझे लैंड बिल्डिंग रिलेटेड क्या क्या फिगर लगेगा। हाँ वेरी गुड, 23 लोगों ने सही जवाब बोला है। विल रिक्वायर ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तुम लोग। तुम सीए तो कर ही डालो। सो आपको ओल्ड वैल्यू लगेगी 2 लाख, न्यू मार्केट वैल्यू 10 लाख एंड डिफरेंस प्रॉफिट बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन द वैल्यूएशन। बताओ हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। आंसर, बिल्डिंग तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन कर रहे हैं, पता है इसे कहाँ लिखा जाएगा, प्री में, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो सब्सिडरी कमाती है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो सब्सिडरी अर्न करने वाली है वो पोस्ट है। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ हो जाएगा, प्री में जाएगा। ये 8 लाख प्रॉफिट इज टेक्निकली अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन का होता है, भूतकाल में अंडर वैल्यू हुआ था, दैट वी आर करेक्टिंग इट। ऑपोजिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जैसे मशीनरी मशीनरी ओल्ड वैल्यू 7 लाख है, मशीनरी न्यू वैल्यू 5 लाख है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इन द सब्सिडरी न्यू। ओके, सो आपको मशीनरी सब्सिडरी की बुक में 2 लाख से डाउन करना है, तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, बैलेंस शीट में मशीनरी में से लेस कर देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन सब्सिडरी प्री में लिखेगा, प्री लॉस हो गया। अच्छा, सेम रिवैल्यूएशन के कनेक्टेड वी नीड समथिंग एल्स आल्सो, आई मीन इतना प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करने के बाद में भी और एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बता सकते हैं क्या, खत्म नहीं हुआ है ये कंप्लीट एडजस्टमेंट। सो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेनी ए टाइम होल्डिंग कंपनी फील्स दैट assets of subsidiary are not properly valued, either they were overvalued or undervalued, and we need to bring it to its true value, fair value, market value. For that purpose सब्सिडरी ने अभी तक अपनी बुक चेंज नहीं किया है ना, वो तो अभी होल्डिंग ने डिसाइड किया, हमको एडजस्टमेंट में बोला है कि भाई सब्सिडरी की वैल्यू चेंज करो, तो हम सब्सिडरी की असेट की ओल्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर देंगे। बट मैंने बोला इसी कनेक्शन में और एक पॉइंट भी पेंडिंग है, क्या आप बता सकते हैं। चलो एक किस रिलेटेड पेंडिंग है, लेट्स सी, क्या तुम कितना ब्रिलियंट है, किसके रिलेटेड पेंडिंग है एक पॉइंट इसी कनेक्शन में, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है, क्या बता सकते हैं क्या। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, डेप्रिशिएशन रिलेटेड। अब बताएंगे कोई माइक में, मैं चाहता हूँ बोले। आयुषी तुम अच्छा पढ़ रही है बरस, वुड यू लाइक टू टेल मी। आई से डेप्रिशिएशन रिलेटेड। I don't know, sir. नो इश्यू नो इश्यू नो। अंश सेम एडजस्टमेंट, थोड़ा इनकम्प्लीट है, फिगर नहीं चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। मैंने बोला डेप्रिशिएशन रिलेटेड अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है, कोई बता सकते क्यों। दीपम, तनिष्क, अरे सोचो ना, डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हैं। अनमोल, सर पीएनएल में ट्रांसफर करना। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या क्या पॉइंट पेंडिंग है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, क्या पॉइंट पेंडिंग है, वैसे मेरा क्वेश्चन है। आंसर, अभी तक सब्सिडरी ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा वो कौन सी वैल्यू पर किया होगा। अभी तक सब्सिडरी, क्योंकि सब्सिडरी ने तो रिवैल्यूएशन की इफेक्ट ही नहीं दिया है ना, तभी तो हम दे रहे हैं। सो सब्सिडरी ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जल्दी बोलो, माइक में बोलो, कौन सी वैल्यू पर चार्ज किया है। ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू विच वाज से जस्ट 2 लाख रुपीस, जस्ट एग्जांपल। जबकि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हमने नया वैल्यू लेके आया किताब में, तो मुझे रियली में डेप्रिसिएशन किसके पर चार्ज करना चाहिए, न्यू वैल्यू। तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस। क्योंकि अभी तक तो हमने ओल्ड वैल्यू पर सब्सिडरी की बुक में चार्ज किया।
नया वैल्यू लेके आ गए हम लोग सब्सिडरी की किताब में, तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी भी तो एंट्री करनी होगी, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग करनी होगी ना, करेक्ट। इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन की इफेक्ट देनी होगी ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू की डिफरेंस में। ऑपोजिट भी हो सकता है, सपोज ओल्ड वैल्यू वाज मोर, न्यू वैल्यू इज डाउन, ओके। पहले डेप्रिसिएशन ओल्ड वैल्यू पर लिखा, अभी न्यू वैल्यू पर करेंगे तो मुझे कुछ डेप्रिसिएशन कैंसिल कर देना होगा, राइट बैक कर देना होगा, पहले जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो एक्सेस होगा, वो कैंसिल कर देना होगा, ये भी करेंगे हम। चलिए विद दिस बैकग्राउंड अपना एडजस्टमेंट करते हैं, विद दिस बैकग्राउंड हमारा एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए मदद करिए, बिकॉज यू विल रिक्वायर इट। अब ध्यान से देखना अपना क्वेश्चन में, ये जो बैलेंस शीट दिया गया है वो 31 मार्च की है। सब्सिडरी की बिल्डिंग 8 लाख है, मशीनरी 3 लाख है, लेकिन मार्च है। आगे दिया है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू माने कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू माने न्यू वैल्यू। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी वेयर बिलो बिल्डिंग एंड मशीन, एंड बोला है डेप्रिसिएशन इतना है। क्या ये एडजस्टमेंट अभी तक सब्सिडरी ने अपनी किताब में किया है या नहीं किया है? आंसर नहीं किया है, तभी तो हमको करना है ना। सब्सिडरी ने अपनी बुक्स बदली थोड़ी कर दी है, सब्सिडरी तो जो अपनी बुक्स रखता है वही रखता है। सो एडजस्टमेंट तो मुझे कंसोलिडेशन के टाइम पर करना है, ठीक है। अब बताइए मुझे ये एडजस्टमेंट करने के लिए सब्सिडरी का, पहले से बिल्डिंग की बात करते हैं, खाली बिल्डिंग की बात करते हैं, मुझे क्या क्या फिगर, 3 बातें लगती है। आई टेल यू कौन सी 3 बात लगती है। एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन लगती है कि कौन सी डेट पर मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है, नंबर 1। नंबर 2 उसकी न्यू वैल्यू लगती है जो हमेशा क्वेश्चन में देते हैं, एंड नंबर 3 उस डेट पर मुझे बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू लगेगी। डू यू अग्री यू रिक्वायर 3 फिगर? जल्दी बोलो। 3 में से फर्स्ट एंड Yes, सेकंड sir. रेडी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड रेडी होगा, थर्ड मेहनत करनी होगी। बोलो मुझे कौन सी डेट पर ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट सब्सिडरी की एंगल से करनी है, कौन सी डेट पर? जल्दी बोलो। हम सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जल्दी से बोलो बिल्डिंग में कौन सी डेट पर करनी है? Date of acquisition. डेट ऑफ एक्विजिशन। नंबर 2 उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन में बिल्डिंग की न्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी थी? जल्दी बोलो, जल्दी 12 बोलो। लाख। 12 lakh. वेरी गुड, वेरी गुड। मगर मैं खुद बोलता हूं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास बिल्डिंग की, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू नहीं है, नहीं है। क्यों? ये नहीं चलेगी 8 लाख। जल्दी बोलो, ये 8 लाख नहीं चलेगी बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू। मैं खुद बोलता हूं नहीं चलेगी, क्या आप में से कोई बता सकता है क्यों नहीं चलेगी? सर वो ईयर एंड के क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ वो तो ईयर एंड के अंदर है, और मुझे तो गोइंग बैकवर्ड 1117 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूं मैं क्या करना चाहिए? गोइंग बैकवर्ड मुझे 3 मंथ पहले की ओल्ड वैल्यू चाहिए। सोच के बोलो, देखते हैं ना कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या करना चाहिए? 3 मंथ का डिप्रिसिएशन ऐड कर दो। बिल्कुल सही, आपको 3 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। सपोज बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो थ्रू आउट द ईयर 20% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, चार्ज करने के बाद एंडिंग का फिगर ये हमें 8 लाख दिया है, तो गोइंग बैकवर्ड अपने को 3 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना होगा, तब जाके मुझे ओल्ड वैल्यू मिलती है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। बिल्कुल सही। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको बैकवर्ड जाना होगा 31 मार्च टू बैकवर्ड 1117 एंड 3 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना होगा? जितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैलकुलेशन नहीं, वो खाली एस वर्ड टाइप करो, एस माने समझ में आया कि आपको 3 बातें लगेगी, डेट ऑफ एक्विजिशन आई मीन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लगेगी, उस दिन न्यू वैल्यू लगेगी, उस दिन ओल्ड वैल्यू लगेगी, और ओल्ड वैल्यू के लिए मुझे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है। तो ये बात हम वर्किंग पे लिखे अभी थोड़ा सिस्टमेटिकली। चलो मैं यहाँ वर्किंग करता हूँ, आप भी कर देना।
लिखना होगा, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर दे दो, जो भी नंबर है। व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट नंबर? एडजस्टमेंट नंबर 4 and 5, एडजस्टमेंट 4, ठीक है। वर्किंग में आपको ठीक से लिखना होगा। एडजस्टमेंट 4 है, टू बी मोर स्पेसिफिक। एडजस्टमेंट 4 है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ revaluation प्रॉफिट लॉस। ओके, ये आपको बिल्डिंग के लिए भी है, मशीन के लिए भी है। बीच में गैप है। ओके, जस्ट एक मिनट, बिल्डिंग मशीन बाद में लिखता हूँ वर्ड। कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। तो इसके लिए मैंने बोला था ना, सबसे पहला डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लगेगी, दैट इज नथिंग बट योर डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड दैट इज हमारे प्रॉब्लम में 1170। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड वैल्यू, इसको बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ऑन 1170। कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड वैल्यू, किसकी किसकी? मुझे ओल्ड वैल्यू किसकी किसकी लगेगी? बिल्डिंग की और मशीन की। देखो बीच में थोड़ा गैप भी रखा है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सबसे पहला हमें जो दिया गया है वो क्लोजिंग वैल्यू दिया गया है 31 मार्च 17। मैं खाली बिल्डिंग का पहले करता हूँ, वो 8 लाख है। अब मैं बोल रहा हूं ये जो 8 लाख है ना, वो खुद 80% है। क्यों 8 लाख 80% है, आप बता सकते हैं? वाई 8 लाख इज 80%? कोई बता सकते हैं? तो 2 months का फाइंड 20% आउट करना डेप्रिसिएशन है। चार्ज किया था ना, सो एड बैक हाउ मेनी मंथ्स डेप्रिसिएशन? 3 मंथ डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन? आप बता सकते हैं 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बता सकते हैं? बोलो, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यार 50,000 है। ओके, ऑल्टरनेटिवली एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं जस्ट लिखने के लिए ऐसा करता हूँ, डेप्रिसिएशन फुल 12 मंथ, हाँ फुल 12 मंथ, ये इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ये 20% था, करेक्ट? ये इजी है समझना। 2 lakhs। हाँ, ये 2 लाख है, लेकिन 3 month का हो गया 50,000। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लाइटली कैंसिल करता हूँ ताकि मैं गड़बड़ ना करूँ। हाँ, कैलकुलेट भी या बाद में कैंसिल भी कर दिया। मुझे तो एड बैक 3 मंथ का डेप्रिसिएशन करना है। अब बताओ 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख फुल 12 मंथ का था, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, जल्दी से बताओ बताओ। 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 50,000 होगा, और मेरी ओल्ड वैल्यू ऑन 1, ये 8 लाख प्लस 50 ऐड करके 8 लाख 50 आ गया। ठीक है, दिस वाज इजी वे। सुनना वापस, क्लोजिंग वैल्यू 8 लाख है, वो 80% है क्योंकि 20% फुल ईयर का पूरा वर्ड लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ, डेप्रिसिएशन फुल 12 मंथ। मगर मुझे फुल 12 मंथ नहीं चाहिए, मुझे तो 3 मंथ चाहिए। तो 2 लाख फॉर फुल 12 मंथ है, 3 मंथ का 50, क्लोजिंग वैल्यू 8 लाख, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 50। सेम वे मुझे मशीन करके दो तो मैं समझू कि तुमको ये समझ में आ गया। मुझे मशीन की ओल्ड वैल्यू करके दो तो मैं मशीन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो कितना है। मशीन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मशीन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था
25% और मशीन की ओल्ड वैल्यू है 3 लाख, करके दो। मशीन की ओल्ड वैल्यू है 3 लाख, मशीन की ओल्ड वैल्यू है 3 लाख और मशीन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% है। सेम मेथड से मुझे कैलकुलेट करके चैट में लिखो तो मैं मानेगा आपको आता है, जल्दी से। क्या किसी ने कैलकुलेट किया? चैट में एक भी आंसर नहीं आया है। मशीन की क्लोजिंग वैल्यू 3 लाख है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% दिया गया है। मैं देखना चाहता हूं आप लोग में से कितना लोग सही कर सकते हैं। अग्रवाल तनिष, आपने 25,000 लिखा, 25,000। मेरा क्वेश्चन ये है, आप करेक्ट ट्रैक पर जा रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन है गेट मी स्ट्रेट विद ओल्ड वैल्यू, फाइनल आंसर। मुझे फाइनल आंसर ओल्ड वैल्यू चाहिए। तनिष, यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, बट मुझे मशीन की फाइनल वैल्यू चाहिए। तनिष का आंसर सही है, लेकिन एक ही आंसर आया है। मशीन की क्लोजिंग वैल्यू 3 लाख है आफ्टर चार्जिंग 25% डेप्रिसिएशन। एक ही आंसर आया, वेरी बैड। और अंश का आंसर सही आया। ओह, नाउ 22 पीपल गॉट करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करके 75% जो बचेगा रहेगा, दैट इज 3 लाख। सो 3 लाख इज 75%। तो बताइए 25% कितना होगा? ये डेप्रिसिएशन फुल ईयर का 1 लाख। लेकिन इतना लिखने के बाद इमीडिएटली कट कर देना, नहीं तो हम लोग गलती से उसको टोटल में ले लेंगे। अब मुझे बताओ कि भाई 1 लाख पूरा ईयर का है, तो 3 मंथ का कितना होगा? 1 लाख इज फॉर फुल ईयर, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ, तो 3 मंथ का होगा 25,000। सो 3 लाख क्लोजिंग वैल्यू आफ्टर चार्जिंग 25,000 डेप्रिसिएशन। सो बुक वैल्यू ऑन 1117 इज 325। वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्टली सब लोग ने सही किया, बहुत अच्छी बात है। आगे जाते हैं, अब खाली बिल्डिंग पर ध्यान दो। अब बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू बताओ, बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू बताओ। मार्केट वैल्यू माने न्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू माने न्यू वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 12 लाख है एंड मशीनरी 2 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 12 लाख, मशीनरी 2 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 12 लाख, मशीनरी 2 लाख। 12 लाख एंड 2 लाख। तो बताओ बिल्डिंग के लिए क्या बोलते हैं? ओल्ड वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 850 है। द न्यू वैल्यू इज 12 लाख। तो बताइए डिफरेंस कितना हो गया? 350। एग्जैक्टली 350 क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। आपको बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज by which entry? Answer, building debit to profit on revaluation, 3,50,000। अब बिल्डिंग में ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सब्सिडरी की एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? प्री में। सो बिल्डिंग डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सेम वे मशीन की ओल्ड वैल्यू 325 है, बट मशीन की न्यू वैल्यू 2 लाख है, तो 125 का लॉस हो गया क्योंकि वैल्यू डाउन करनी है।
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो उसकी एंट्री हो जाएगी टू मशीन। ये आपको प्री में लॉस लिखना होगा, मशीन की वैल्यू डाउन करनी होगी। ठीक है, अभी भी एडजस्टमेंट में क्या बचा है याद करिए, ये एडजस्टमेंट में क्या बचा है याद करिए। आइदर एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है या तो कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना है, याद करिए। सो एडजस्टमेंट 5, आपको यहाँ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है जब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या तो डेप्रिसिएशन कैंसिल करना है जब वैल्यू डाउन हो रही है। सो लेट्स राइट कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन या तो कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन या तो फिर कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो ये कैसे करते हैं हम लोग, सेम वे, आपको बिल्डिंग होगी, एक मशीन होगी, ठीक है, ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग की बात करता हूं, ऑन न्यू वैल्यू की बात कर रहा हूं, कब से, जब से नया वैल्यू इंप्लीमेंट करना है 1117 के बाद तो नया डेप्रिसिएशन आना चाहिए टू मार्च 17, 3 मंथ के लिए बिल्डिंग की न्यू वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, बिल्डिंग का न्यू वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। तो आंसर ऑफ डेप्रिसिएशन, नया वैल्यू वाज 12 लाख फॉर 3 मंथ। आप क्या कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हैं कितना होना चाहिए। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, 12 लाख है फॉर 3 मंथ, बता सकते हैं कितना होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए। 12 लाख, 12 लाख के ऊपर, 12 लाख है ना बिल्डिंग की नया वैल्यू, सो 12 लाख के ऊपर 20% पूरा साल का 240 फॉर 3 मंथ 60,000 होना चाहिए। ओके, लेकिन एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड ऑन ओल्ड वैल्यू, ये फिगर आपके पास ऑलरेडी रेडी है, कंप्यूटेड फिगर है। क्या आप बता सकते हैं एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, ऑलरेडी चार्ज कर दिया था 3 मंथ के लिए किताब में। क्या आप बता सकते हैं एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, कोई चैट में लिख के। पुरानी वैल्यू पर अप्रैल, अपना ये जनवरी फरवरी मार्च एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, ओनली बिल्डिंग, ओनली बिल्डिंग, ओनली बिल्डिंग, एक भी आंसर नहीं आया है। ओनली बिल्डिंग पर 3 मंथ के लिए एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, सही जवाब 50,000। एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड इज 50, आपको ये रेडी फिगर था। ओके, जबकि मुझे नया डेप्रिसिएशन 12 लाख के ऊपर नया वैल्यू पर जनवरी फरवरी मार्च 60 करना चाहिए, ओनली 50 चार्ज किया है। तो बताइए डिफरेंस क्या है, ये क्या है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग कब चार्ज करना है, ये पोस्ट पीरियड में चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा पोस्ट में। वाई पोस्ट में, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन है ना, जन फेब मार्च पीरियड का। क्या आप सेम वे मशीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, मुझे सेम वे मशीन का कैलकुलेशन कर दो, मुझे सेम वे मशीन का कैलकुलेशन कर दो। पहला मुझे नया वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कर दो, फिर कितना ऑलरेडी चार्ज कर दिया है, फिर देखो नया डेप्रिसिएशन क्या करना है, डाउन करना है, कर दो। कॉमन सेंस की बात है,
जब असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है। जब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो मुझे कुछ डेप्रिसिएशन कैंसिल करना होगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है। क्या आप में से मुझे कोई लिख सकते हैं, बता सकते हैं? बताओ नया वैल्यू कितना है? मशीन का नया वैल्यू 2 लाख है। देखो ना, मशीन का नया वैल्यू 2 लाख है। मशीन की नया वैल्यू 2 लाख है। सो नया वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन करना चाहिए ना, 2 लाख पर 25%। 25% नया वैल्यू 2 लाख फॉर 3 मंथ। डेप्रिसिएशन 25%, न्यू वैल्यू 2 लाख फॉर 3 मंथ। बताइए कितना हुआ? 12,500 होना चाहिए न्यू डेप्रिसिएशन। मगर उन्होंने कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है? उन्होंने कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है? 25,000। सो कैंसल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। सो कैंसलेशन, उन्होंने 25 चार्ज किया है जबकि मुझे ओनली 12,500 होना चाहिए। 12,500 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग गया, आप कैंसिल कर दो। डेप्रिसिएशन करने की एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन है। सो कैंसिल करने की एंट्री कितनी होगी? कैंसिल करने की एंट्री बताओ क्या होगी? कैंसल डेप्रिसिएशन, मशीन डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली ये पोस्ट पीरियड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, बट पोस्ट में आएगा क्योंकि अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च का है। जनवरी फरवरी मार्च का है। किसको ये डेप्रिसिएशन वाली और मशीन वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट समझ में आया? ओके वर्ड टाइप करो तो मुझे समझ में आएगा कि तुमको कुछ समझ रहा है। ओके वर्ड कब? दोनों एडजस्टमेंट ना, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन वाली, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन वाली। बिल्डिंग में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, मशीन में आपको डेप्रिसिएशन कैंसिल करना है। एक भी ओके नहीं आया है, एक भी स्टूडेंट नहीं समझा है, अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर मैं। आओ गुड, 23 स्टूडेंट आया है। तो चलो इधर लिख के रखूँ मैं एक साथ में अभी, इफ यू आर फिनिश विद दिस। आपको चाहे तो इधर मैं लिखूं मेरे समझने के लिए। कौन सी एंट्री थी? एक था एडजस्टमेंट 4 में, एडजस्टमेंट 4 में बिल्डिंग को रिवैल्यू किया था मैंने, बिल्डिंग टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, करेक्ट? वो अमाउंट था मेरा 350। और उधर ही लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू मशीन था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू मशीनरी था 125। फिर एडजस्टमेंट 5 में डेप्रिसिएशन के बारे में था। क्या था डेप्रिसिएशन के बारे में? बिल्डिंग के लिए मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था एंड वो अमाउंट था 10,000। और मशीन के लिए मुझे डेप्रिसिएशन कैंसिल करना था, वो अमाउंट था 12,500। बस अभी मेरी सब वर्किंग रेडी है, अभी मेरी सब वर्किंग रेडी है। अभी हम एक्चुअल सम करने वाले हैं। जब एक्चुअल सम करेंगे तब याद रखना, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर इनर कॉलम में लिखना होगा कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में, और उसके एडजस्टमेंट साथ साथ आपको आता है तो करते जाना होगा। आई रिपीट, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर इनर कॉलम में लिखना है। बाकी हमारी मेथड रिमेन सेम। हम लोग की जो मेथड है सम करने की वो सेम है। सेम मतलब क्या? हमने पहले क्वेश्चन रीड किया, फिर अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन, डिविडेंड छोड़ दिया, ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड द सम। चलो शुरू करें। क्या मैं स्टार्ट करूं? जल्दी से बोलो, मुझे जो बचा हुआ टाइम है सम पूरा करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए लेट्स स्टार्ट, थोड़ा फास्ट करिए। शेयर कैपिटल होल्डिंग 20 लाख, शेयर कैपिटल होल्डिंग 20 लाख। चलिए कीप स्पीड। शेयर कैपिटल होल्डिंग 20 लाख, शेयर कैपिटल होल्डिंग 20 लाख,
शेयर कैपिटल होल्डिंग 20 लाख। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि अपने को ये सम खत्म करना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं होगा पूरा। तो शेयर कैपिटल होल्डिंग 20 लाख। 20 था 30 था, कितना था यार? 30 है। अरे कितना है ये? 30 है। मैंने 20 लाख मैंने 6 सम लिखा था, 30 है 30, सॉरी मैंने नेक्स्ट वाला सम का फिगर ले लिया था। आप में से एक भी स्टूडेंट ने बोला नहीं। 30 लैक्स, ठीक है। शेयर कैपिटल 30, देन माइनॉरिटी 10 लाख। आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट में लिखना होगा 85%, 85% इन्वेस्टमेंट एंड 15%, ये 85% है। चलिए चले आगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, होल्डिंग का 20, सब्सिडरी का 10। होल्डिंग का प्रॉफिट 20 कंसोलिडेशन में आ जाएगा, और सब्सिडरी का 10 तो पता है ना हमको, एनालिसिस करनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस P&L में 10 लाख सर या सर 80% ऑफ 30 लाख होगा ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? क्यों 10 लाख है ना, 10 लाख है, उसका 85% 8,50,000 होगा ना। अच्छा सर, ओके ओके, हाँ सॉरी कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए आगे चले। सो 4 फिगर मैंने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट 8,50,000, माइनॉरिटी 1,50,000, 85% 15% है, 85% होल्डिंग है, 15% माइनॉरिटी। फिर P&L होल्डिंग का लिख दिया, सब्सिडरी का लिख दिया। सब्सिडरी का एनालाइज करेंगे। फिर डिबेंचर माने लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर एक ही आइटम है, इसके लिए शेड्यूल की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर 20 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर 20 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर 20 लाख। आगे ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी, तो इसका शेड्यूल बना दूं मैं। ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल अदर करंट लायबिलिटी तो साथ में लिख देंगे। ट्रेड पेएबल का शेड्यूल बना देता हूं। ट्रेड पेएबल कितना है, उसमें से मुझे कैंसिल भी तो करना है ना, मुझे 120 कैंसिल भी करना था। ट्रेड पेएबल है 8 प्लस 11, तो ट्रेड पेएबल ट्रेड पेएबल 8 लाख प्लस 3 11 लाख। क्या इसमें से कुछ कैंसिल करना है आपके? देखो इंटर कंपनी डेप्ट के एडजस्टमेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना कैंसिल करना है? देखो 120 कैंसिल करना है, आपने एंट्री पास किया होगा ना, 120 कैंसिल करना है ना क्रेडिटर्स, 120 कैंसिल करना है। सो 11 लाख में से 120 कैंसिल कर दो। ट्रेड पेएबल 11 लाख में से 120 कैंसिल कर दो, 980 बचेगा। 11 लाख में से 120 कैंसिल कर दो, 980 बचा। 11 लाख में से 120 कैंसिल कर दो, 980 बचा। फिर अदर करंट लायबिलिटी बताइए, 2 प्लस 2 4 लाख। अदर करंट लायबिलिटी 2 प्लस 2 4 लाख। अदर करंट लायबिलिटी 2 प्लस 2 4 लाख। तो मेरा लायबिलिटी साइड पूरा हो गया है, मेरा लायबिलिटी साइड पूरा हो गया है। बताइए, मेरा लायबिलिटी साइड पूरा हो गया है।
चले असेट साइड, असेट साइड चले। ओके, उसमें शेड्यूल लगेगा बिल्डिंग 15 + 8, बाद में सब एडजस्टमेंट है। सो पीपीई नाम का शेड्यूल लगेगा, वर्किंग नॉट फॉर पीपीई, वर्किंग नॉट फॉर पीपीई, क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट है उसमें। वर्किंग फॉर पीपीई, वर्किंग फॉर पीपीई। उसके अंदर सबसे पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो होल्डिंग का है कितना है, सब्सिडरी का कितना है, फिर ऐड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी करना होगा, एंड लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी करना होगा। फिर मैं बिल्डिंग का फिगर बाहर लिख देगा। देखिए बिल्डिंग कितना है, 15 लाख + 8 लाख, 15 लाख एंड 8 लाख। फिर बिल्डिंग डेबिट करना, याद है ना, बिल्डिंग डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने से, 350 से, और एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे करना पड़ा कितना, 10,000। सो बताओ बिल्डिंग बाहर की कॉलम में कितना आएगा, 23 लाख तो दिया है, 15 एंड 8 प्लस 350 मुझे करना पड़ा रिवैल्यूएशन, एंड 10,000 माइनस करना पड़ा। सो बिल्डिंग की वैल्यू है 2640, बिल्डिंग की वैल्यू है 2640, बिल्डिंग की वैल्यू है 2640। सेम वे कोशिश करो आप मशीनरी का, सेम वे आप मशीनरी करिए। होल्डिंग का कितना है, सब्सिडरी कितना है, फिर रिवैल्यूएशन में कितना डाउन हो गया, एंड एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो कैंसिल किया ना मैंने, कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, करिए जरा। मशीन की ओल्ड वैल्यू 5 लाख थी, मशीन की ओल्ड वैल्यू 5 लाख एंड 3 लाख है। फिर मशीन की वैल्यू डाउन करनी पड़ी, कितने से मशीन की वैल्यू डाउन करनी पड़ी आपको याद है, 1,25,000 से, और मुझे उसका 12,500 डेप्रिसिएशन भी कैंसिल करना पड़ा था। सो 8 लाख तो हमें दिया गया है, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,25,000 से डाउन करना पड़ा, लेकिन 12,500 मैंने डेप्रिसिएशन कैंसिल किया तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। सो फाइनल आंसर आ गया 687,500। मशीन का 687,500, बिल्डिंग का 26,40,000, दोनों मिलाकर हो गया 33,27,500, 33,27,500। चेक करो, आपके सामने है सब कुछ, 33,27,500, 33 लाख, बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ 33,27,500 टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग एंड मशीन मिलाकर। ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट पीएनएल की बाकी है, बट वो दे देंगे। चले आगे, थोड़ा स्पीड करो। Shall I go further? फटाफट बोलो ना एक जन माइक में, क्या मैं आगे जाऊं? बोल भी नहीं रहे। यस सर। ओके चलिए, अभी नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 16 लाख, वो तो बैलेंस नोट डाउन करना है अकाउंट में।
इन्वेस्टमेंट इन शेयर 16 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री है ना 12 + 10 22 लाख। वो इन्वेंट्री में भी याद करो आपको अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना है। सेम वे ट्रेड रिसीवेबल में भी आपको कुछ 2 लाख कैंसिल करना है। कैश में कैश इन ट्रांजिट ऐड करना है। स्टार्ट करो। इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इन्वेंट्री वर्किंग नंबर 5 बना दे। Inventories, holding subsidiary and less unrealized profit. चेक करिए, होल्डिंग का 12 लाख है, सब्सिडरी का 10 लाख है, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो हमने एंट्री की थी इधर, आप चेक करिए एडजस्टमेंट नंबर 6, पीएनएल डेबिट। पीएनएल से माइनस करेंगे लेकिन स्टॉक में से माइनस करना है 24,000। स्टॉक में से माइनस करना है 24,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, स्टॉक के अंदर मिक्सड अप था, तो वो हो जाएगा 2176। holding 12 lakh, subsidiary 10 lakh, less unrealized profit 21,76,000। 21,76,000। inventory 21,76,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में याद रखना कैंसलेशन ऑफ इंटरकंपनी डेब्ट है 2 लाख का, हाँ भूलना मत। 120 का है, सॉरी कि 2 लाख का है, चेक कर देते हैं कितना है। 2 लाख का होगा। डेटा से कितना कैंसिल करना है? 2 लाख है। कैंसिलेशन ऑफ इंटरकंपनी डेब्ट कितना है? डेटर्स 17 + 10 - 2, so debtors, that is not number 6. Trade receivable, holding subsidiary less cancelled, intercompany cancelled। होल्डिंग का है 17, सब्सिडरी का है 10, कैंसल्ड 2 है। तो ये हो गया 25। ठीक है, और उसके बाद में कैश भी लिख देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, होल्डिंग का कितना है, सब्सिडरी का कितना है और कैश इन ट्रांजिट कितना है। होल्डिंग का था 5 लाख, सब्सिडरी का 4 लाख और कैश इन ट्रांजिट याद करिए 80,000 था। जर्नल एंट्री चेक करो आपकी, कैश इन ट्रांजिट 80,000 है। So that comes 980. So trade receivable 25 lakh है इधर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 980 है। अब जो बचा है वो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है। टाइम बहुत कम है, बहुत फास्ट करना होगा मुझे, वो टाइम ज़्यादा ही गया है समझाने में, बहुत बुरी बात है इतना ज़्यादा टाइम गया है वो। चलिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्या हम शुरू करें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट? हम अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन और डिविडेंड
स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं, वो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में काम आने वाला है। अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन और डिविडेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग P&L 632 और 2 अबनॉर्मल लॉस है। ओके, 1 4 16 दो बार अबनॉर्मल लॉस माने लॉस बाय फायर वगैरह 6,32 और 2 अबनॉर्मल लॉस है। एक 15/11 को है, abnormal loss is nothing but loss by fire, और एक 10 फरवरी को है। abnormal loss means nothing but loss by fire। 15/11 को है, एक डेट गलत है, 15/11 16 होना चाहिए, डेट है रॉन्ग है, करेक्शन कर दो, आपके पास हार्ड कॉपी है तो। ये है 16 और ये है 17, तो ये करंट ईयर में आएगा ना, नहीं तो पहले के ईयर में चला जाता है। सो प्लीज करेक्शन कर दो। क्या करेक्शन है? ये 16 है, ये 17 है, 35 एंड 25। अबनॉर्मल लॉस मतलब क्या? वही लॉस बाय फायर। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम एडमिट किया है तो क्या करने का? तो लॉस तो नेट ऑफ क्लेम ही होता है ना, एंट्री करते हैं ना, लॉस बाय फायर डेबिट इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू गुड्स। तो जो लॉस पीएनएल में जाता है नेट, वही यहाँ आता है। ये एंट्री वो लोग ने ऑलरेडी कर दिया है, बस अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड यहाँ आता है। अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड यहाँ आता है, क्योंकि इसकी एंट्री थ्रू आउट द ईयर हो गई है। इसकी एंट्री थ्रू आउट द ईयर हो गया होता है। जो ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर रिकॉर्ड हो गया है, सिर्फ वही तो पीएनएल में आएगा ना। पीएनएल आज हम पहली बार थोड़ी बना रहे हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसका हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये 428 क्या होगा? करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड, सिर्फ इतने ट्रांजैक्शन ये पीएनएल में आता है कि जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गया है। अबनॉर्मल लॉस इज नथिंग बट लॉस बाय फायर। यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो नेट क्लेम आता है। चलिए थोड़ा फास्ट, ठीक है। अब ओपनिंग पीएनएल, बताइए, ओपनिंग पीएनएल 632 प्री में आएगा क्योंकि वो तो पहले का है। ओपनिंग पीएनएल 632 प्री में आएगा क्योंकि वो तो पहले का है। आगे करंट ईयर प्रॉफिट बता सकते हैं आप कैसे करेंगे? याद है करंट ईयर प्रॉफिट 9 मंथ एंड 3 मंथ। करंट ईयर प्रॉफिट याद करिए, 9 मंथ एंड 3 मंथ। करंट ईयर प्रॉफिट 9 मंथ एंड 3 मंथ। करंट ईयर प्रॉफिट 9 मंथ 3 मंथ। सो 4,28,000 को 9 मंथ 3 मंथ में डिवाइड कर दो जरा। 321 9 मंथ 3 मंथ, ये हो गया, ये हो गया। अब अबनॉर्मल लॉस, डेट इंपॉर्टेंट होता है। अबनॉर्मल लॉस आपको डेट देख के करना होता है। अबनॉर्मल लॉस इज नथिंग बट लॉस बाय फायर। 15/11 अबनॉर्मल लॉस। सोच के आंसर देना चाहते हैं मैं प्री में लिखूं कि पोस्ट में लिखूं डेट देख के? तो अबनॉर्मल लॉस तो जहां होता है वहीं लिखा जाएगा। समझो वो प्री में हुआ है तो वहां लिखा जाएगा। अबनॉर्मल लॉस पोस्ट के दिन हुआ है तो वहां लिखा जाएगा। प्री में या पोस्ट में जहां होता है वहां होता है। हो गया। सपोज इसका मैं सब टोटल लेता हूं, जस्ट चेक करने के लिए, सब टोटल। तो ये 918 हुआ और ये 82 हुआ। तो आप देख सकते हैं दिस सब टोटल इज नथिंग बट 10 लाख का टैली हुआ। मैंने सब टोटल बीच में खाली टैली करने के लिए कि ये मेरा जो सब टोटल है वो इसके साथ 10 लाख के साथ टैली होना चाहिए।
मैंने वर्ड सब टोटल क्यों लिखा? क्योंकि अभी तो बहुत सारी एंट्री बाकी है ना, जो हमने वर्किंग में करके रखी है, वो सब एंट्रीज करना बाकी है। इधर जो वर्किंग में करके रखा है वो सब एंट्री करना बाकी है। एक एक देखते हैं जो हमने सीक्वेंस में लिख के रखा है। ये तो खाली मैंने जो प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर 10 लाख का एनालिसिस हुआ। अब अनरियलाइज एंट्री बाकी है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बाकी है, डेप्रिसिएशन बाकी है। क्या हम शुरू करें? चलिए अब बताइए, सब्सिडरी ने एक एंट्री पास किया था अनरियलाइज प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टॉक। कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में, आज भी बता रहा हूं कि ये जो भी एंट्री अभी हम करने जा रहे हैं वो तो ये 31 मार्च के बाद सब कर रहे हैं। अभी तक वो पीएनएल में उन्होंने थोड़ी लिखी थी, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी है तो ऊपर नहीं आएगा, वो सब नीचे आएगा। जो ट्रांजैक्शन उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है वही ऊपर आता है, जो ट्रांजैक्शन हम पहली बार कैलकुलेट करते हैं वो सब नीचे आता है। सो अनरियलाइज प्रॉफिट 24,000। सोच के आंसर दो। डेट क्या है? डेट 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 कब हुआ था ये ट्रांजैक्शन? फेब्रुआरी में ये ट्रांजैक्शन हुआ था। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फेब्रुआरी में हुआ है तो पोस्ट में आएगा। सपोज ये गुड्स प्री पीरियड में बेचा था तो प्री में लिखते थे, पोस्ट में आएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पोस्ट, क्योंकि फरवरी में गुड्स बेचा था। आगे सो 1 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 हो गया। अब ये एडजस्टमेंट 4, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। याद करो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन है, अभी सब्सिक्वेंट पोस्ट पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है। याद रखना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो प्री प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बिल्डिंग का है, प्री में आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्री में क्यों, पोस्ट में क्यों नहीं? अरे पोस्ट पीरियड तो अब स्टार्ट होगा ना। दिस प्रॉफिट इज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो प्री में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सोच के आंसर दो कहां आएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन सोच के आंसर दो कहां आएगा। अरे अभी तो बताया, प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्विजिशन रिवैल्यूएशन प्री में होता है, क्योंकि पोस्ट पीरियड तो अब स्टार्ट होगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मशीन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मशीन, वो प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन हमेशा प्री पीरियड में जाता है। प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन प्री पीरियड में जाता है। नेक्स्ट, अब मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा है, याद करिए, ध्यान से सुनना। बिल्डिंग में मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, बिल्डिंग में मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। कौन से मंथ का ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पता है? कौन से मंथ का ये एडिशनल डेप्रिसिएशन, कौन से पीरियड का ये एडिशनल डेप्रिसिएशन? अरे भाई वो तो जनवरी फरवरी मार्च पोस्ट पीरियड का है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पोस्ट में लिखना है क्योंकि वो पोस्ट पीरियड का है। इट इज एग्जैक्ट मंथ चाहिए तो आप जनवरी फरवरी मार्च है। एंड कैंसल ऑफ डेप्रिसिएशन, कैंसल ऑफ डेप्रिसिएशन ये एडिशनल डेप्रिसिएशन था मशीन वाला, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऑब्वियसली पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आप पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन कैंसिल कर रहे हैं। अब पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन कैंसिल कर रहे हैं। अब टोटल मारो, सब ट्रांजैक्शन हो गया, सब एडजस्टमेंट खत्म हो गया, मेरा सब एडजस्टमेंट खत्म हो गया। कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। सब एडजस्टमेंट खत्म हो गया। टोटल करिए, टोटल किसी ने टोटल किया क्या? 11,43,000 और इधर है 60,500। अब डिवाइड करो, होल्डिंग का 85% एंड माइनॉरिटी का 15%। डिवाइड करिए, होल्डिंग का 85% है, माइनॉरिटी का 15 है। 11,43,000 का, 11,43,000 का होल्डिंग का।
आपको लगता नहीं है वीडियो वापस से एक बार देखना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दिस सम कवर्स एवरी एडजस्टमेंट एक्सेप्ट डिविडेंड, सब एडजस्टमेंट एक ही सम में हो जाता है। सो होल्डिंग का 85%, माइनॉरिटी का 15%। सेम वे 60,500 का 51,425 9075। %, 15%। चलो लिखे। अब होल्डिंग का प्री कहाँ लिखेंगे? होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट में, एंड होल्डिंग का पोस्ट पीएनएल में। कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। गो थ्रू द सम। आज का लेक्चर के बाद, सब लेक्चर के बाद ये सम का सॉल्यूशन गो थ्रू कर देना। 971,550, 971,550 प्री प्रॉफिट, 971,550 and 51,425 post, 51,475 from subsidiary post। और माइनॉरिटी का टोटल कर दो। माइनॉरिटी का टोटल कर दो, कितना आता है? 171,450 प्लस 9075, 185.25, 185.25 पीएनएल बाय पीएनएल। ये दोनों का टोटल है। टोटल बताना है तो बता दो ना। 171,450 171,450 प्लस 9725। Excuse me, sir. या बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, pre-PNL का amount is 11,18,000, not 43. प्री पीएनएल 11,43 नहीं है। प्री पीएनएल 971 1143 नहीं है क्या? चेक करिए। 1143 है। तुम्हारा कितना आंसर आया? 11,18,000. नहीं नहीं, ये 1,25,000 है। एक मिनट, आई मिस्ड एनीथिंग? 350 था, ओके। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का फिगर चेक करो जरा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का फिगर चेक करो, मैंने गलत लिखा है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का फिगर चेक करो। 350 है ना, मैंने 350 है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 350 मिला। मैं आई नॉट इनकरेक्ट, यू आर राइट। हाँ, ये चेंज करना है। 350 था ना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। या बाकी कैलकुलेशन सही है, अब सही किया। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. चलिए, हो गया ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल मारो अभी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल क्या आता है? ये हो गया। कितना आंसर आया? 8,50,000 प्लस 971,550 is 18,21,550 minus, so 221,550 कैपिटल रिजर्व आया। कैपिटल रिजर्व 18,21,550 221,550 कैपिटल रिजर्व, ये राइट है।
और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया 330 525 330 525 ये हो गया अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। और ये 20 लाख प्लस 51,000 20 51 475, ठीक है। 3 फिगर मिल गया हमको, कैपिटलिज्म, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड P&L। कैपिटलिज्म, minority interest, consolidated P&L. Capitalism, minority interest, consolidated P&L. Capitalism, सर वो 51,425 है, 75 नहीं है। किधर which figure? Tell me the figure. Number, which item you are talking? Consolidated P&L में from S Limited। 475 कि 425 है? एक मिनट, हाँ 425, राइट, तुम अच्छा देखती है, ध्यान अच्छा है तुम्हारा, या 425 है, बिल्कुल सही है, वेरी राइट एंड वेरी नाइस। ओके, सो कैपिटल रिजर्व है मेरा 221,550, 221,550, ठीक है, 221,550। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 330,525, 330,525। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 330,525। फिर कंसोलिडेटेड P&L है 20,51,425, 20,51,425। सो ये हो गया 22,72,975, 22,72,975। तो आप देखेंगे तो तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। इफ यू चेक योर बैलेंस शीट विल टैली 89,83,500, 89,83,500, 89,500। चले चेक करो, लास्ट में थोड़ा फास्ट करना पड़ा बिकॉज द सम वाज लेंथी। इनफैक्ट तुम्हारे सामने पूरा सम है, द एंटायर सम इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये गो थ्रू करिए, दिस सम कवर्स ऑल द एडजस्टमेंट एक्सेप्ट डिविडेंड। सब मेन एडजस्टमेंट एक ही सम में है, और मैंने सब एडजस्टमेंट 2 बार समझाया। यू नो वी टुक मोर टाइम बिकॉज डेटा क्रेडिट आई एक्सप्लेन अगेन, लास्ट वीडियो में बताया था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक लास्ट वीडियो में बताया था। आज हमने जो नया एडजस्टमेंट किया वो मशीनरी का है। एवरी एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग आई ऑलवेज टीच ट्वाइस। एक मिनट, वीडियो स्टॉप कर दूं।